मैं आपको कहीं पर भी क्वेश्चन कराते हुए ये नहीं लगने दूंगा कि आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको सब कुछ समझ आएगा, इतनी डिटेल में समझाऊंगा कि आपको A to Z सारी चीज़ें समझ आएंगी। हे गाइस, दिस इज़ निशांत पालीवाल और स्वागत है आपका मैथिक्स में। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 की। लास्ट की 3 वीडियोस में हमने इसके सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे, तो एक एक कंसेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस करा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको रिकमेंडेड है कि आप वो सारी वीडियोस देख के आएँ, एटलीस्ट पार्ट 1 देख के आएँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पार्ट 1 का ही काम है, ठीक है। और अगर आपने नहीं भी देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कहीं पर भी क्वेश्चन कराते हुए ये नहीं लगने दूंगा कि आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको सब कुछ समझ आएगा, इतनी डिटेल में समझाऊंगा कि आपको A to Z सारी चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो मेरा माइंडसेट था वो कंसेप्ट सिखाने का था, यहाँ मेरा माइंडसेट क्वेश्चन सिखाने का है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क लगेगा, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपने कोई ब्लेंडर कर दिया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। मतलब हमें कुछ सिचुएशन दिए, हमें उस सिचुएशन को एनालाइज करके, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके एक सीक्वेंस या एक सीरीज़ बनानी है, और उस सीरीज़ को देखना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उस सीरीज़ को हमें देखते हुए बताना है कि क्या वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जैसा कि आपको पता है, और अगर नहीं भी पता है तो देखिए कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम किसी भी सीरीज़ को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। अगर ये मेरी सीरीज़ है कोई A1 A2 A3 A4 A5 और ये आगे जा रही है AN तक, तो अगर मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा हूँ तो मेरी एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि मेरा कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस मेरा सेम होना चाहिए। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये मेरी जो सीरीज़ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एक सीरीज़ ही बन के रह जाएगी, वो कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपका कॉमन डिफरेंस, हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम देखते हुए, इसी चीज़ को हम लगाते हुए, अप्लाई करते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो टैक्सी चार्ज से रिलेटेड है। वो कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब वो कह रहा है कि हमें बताना है हर 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी फेयर बताना है हमें, जब पहला किलोमीटर का फेयर कितना है ₹15, और उसके बाद वो जितने भी किलोमीटर चलता है उसका फेयर कितना है ₹8। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। हमें हर 1 किलोमीटर का टैक्सी फेयर बताना है जब 15 रुपये हम पहले किलोमीटर के लिए दे रहे हैं। मतलब अगर मैं अपने यहाँ घर से 1 किलोमीटर गया तो मैं 15 रुपये दे रहा हूँ, और उसके बाद आने वाले सारे किलोमीटर्स के लिए मैं 8 रुपये दे रहा हूँ। मतलब मैं मान लो अपने ऐसे गया, मैं ये A B C और D ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ये A B C और D 4 पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर। हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ से स्टार्ट करा है, तो पहला किलोमीटर जाने में मुझे ₹15 देने पड़े। जब मैं पहला किलोमीटर ट्रैवल करा तो मुझे 15 रुपये देने पड़े। उसके बाद में जितना ट्रैवल करूँगा तो मुझे आगे ट्रैवल करते वक्त हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके की हमारी कंडीशन बन रही है। तो आओ इसे थोड़ा सा, जैसे हमें एग्जाम में लिख के आने जिससे हमें नंबर मिलेंगे, ये तो समझने वाली बात थी, जिससे हमें नंबर मिलेंगे उस तरीके से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है इसका। तो वो कह रहा है कि टैक्सी फेयर है ना। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है? ₹15 है ना। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है? 15 रुपये।
टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जब वो पहला किलोमीटर चला तो उसे 15 रुपये देने पड़े, उसके बाद वो 8-8 रुपये देते रहेगा। तो सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 में हम 8 ऐड कर देंगे तो ₹23। ठीक है। उसके बाद टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, अब थर्ड किलोमीटर के लिए उसे कितना देना पड़ेगा, हम अब 23 में 8 ऐड कर देंगे, 23 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ₹31। अब नेक्स्ट फोर्थ किलोमीटर के लिए उसे कितना देना पड़ेगा, फोर्थ किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 31 में हम 8 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा ₹39। ठीक है। तो आप मैक्स टू मैक्स 3 से 4 सीरीज़ बना लो, 3 से 4 टर्म्स की सीरीज़ बना लो, उसके आगे हम खुद समझ जाएंगे कि एपी है या नहीं है। तो हमारी जो यहाँ से सीरीज़ बनेगी तो रिक्वायर्ड सीरीज़ जो हमारी सीरीज़ बनी वो क्या बनेगी, 15, स्टार्टिंग 15 से, उसके बाद आया 23, उसके बाद आया 31 और उसके बाद आया 39 और ये ऐसे आगे चलती जाएगी, ऐसे आगे चलती जाएगी, 8 हम ऐड करते रहेंगे। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला कि ये जो है ये सीरीज़ है, अभी क्या है ये सीरीज़। अब हमें बताने की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए, फिर से सुनो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो ये एपी होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो नहीं होगा। तो देखते हैं इन दोनों में। ठीक है। तो डी निकाल के देखते हैं, D1 मान लेते हैं इन दोनों का, तो 23 में से 15 माइनस करा आएगा 8। D2 मान लेते हैं नेक्स्ट दो टर्म्स का, 31 में से 23 माइनस करा तो भी 8 आएगा। D3 मान लेते हैं नेक्स्ट दो टर्म्स का, तो ये भी आएगा 8। तो हम लिख देंगे सिंस D1 इक्वल टू D3, D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 8, देयरफॉर द रिक्वायर्ड series is an AP, the required series is an AP। ठीक है। हमने क्या करा, हमने पहले जो भी हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी उसके हिसाब से एक सीरीज़ बनाई। यहाँ पर हमारा जो भी हम कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या एक वर्ड प्रॉब्लम वाला टाइप खेल था हमारा, वो करा हमने यहाँ तक। उसके बाद हमने अपना एपी का कंसेप्ट लगाया है कि अगर डी कॉमन होगा सब में, डी सेम होगा सबका, तो हमारी वो एपी में होगी। तो हमने अलग अलग टर्म्स का डी निकाल के देखा, हमें पता चला कि सारे डी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि सारे डी सेम हैं, तो इसलिए जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है, ये रिक्वायर्ड सीरीज़ थी, वो क्या है, एक एपी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है। चलो, होप कि तुमने नोट कर लिया होगा पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग भी है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगी कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है। एपी वाला खेल तो आसान है, लेकिन समझना जरूरी है कि इसे सॉल्व कैसे करना है, इससे सीरीज कैसे बनानी है। तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हमसे पूछ रहा है कि एक सिलेंडर है, ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें कुछ एयर भरी हुई है, अब इसमें जब भी हम स्टार्टिंग में तो इसमें पूरी एयर भरी होगी, मान लो इसमें स्टार्टिंग में V एयर भरी थी, कितनी V लीटर की एयर भरी थी इसमें। अब ये यहाँ से पंप आया कोई, ये पंप है, ठीक है, ये पंप है। जितनी बार हम उस पंप को पंप कर रहे हैं, जितनी बार हम एयर पंप कर रहे हैं, उतनी बारी हमारा 1/4 टाइम्स जो एयर है वो कम हो जा रही है, या 1/4 टाइम्स एयर रिमूव हो जा रही है। ध्यान से समझना, मैंने पहली बारी इसे पंप करा, तो मेरा क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मेरी वॉल्यूम कितनी थी एयर की, V लीटर्स। उसके बाद मेरा क्या हुआ, जब मैंने पहली बारी पंप करा तो V का 1/4 टाइम्स, जो मेरी वॉल्यूम थी उसका 1/4 टाइम्स मेरा टोटल में से कम हो गया। जितनी मेरी टोटल वॉल्यूम थी
उसका 1/4 टाइम्स मैं माइनस कर दूंगा उस टोटल वॉल्यूम से, तो मेरी आ जाएगी नेक्स्ट बची हुई वॉल्यूम। तो पहली बारी जब हमने बिल्कुल मतलब जब नया नया सिलेंडर आया था तो उसमें V वॉल्यूम एयर थी। अब जब हमने एक बारी पंप कर दिया है तो उसमें 3V/4 लीटर एयर है। कितनी एयर है? 3V/4। अब जब मैं सेकंड बारी पंप करता हूँ, जब मैं सेकंड टाइम पंप करता हूँ तो क्या होता है, इस 3V/4 का 1/4 टाइम्स, इस 3V/4 का 1/4 टाइम्स मेरा इस बची हुई एयर में से कम हो जाता है, इस बची हुई एयर में से कम हो जाता है। वो यही कह रहा है, वो कह रहा है कि जितनी बारी हम पंप कर रहे हैं उतनी बारी हमारी वॉल्यूम का 1/4 टाइम्स कम हो जा रहा है, उतनी बारी हमारी वॉल्यूम का 1/4 टाइम्स कम हो जा रहा है। तो वॉल्यूम का हमने 1/4 टाइम निकाला और उसे कम करने के लिए हम इसे माइनस कर देंगे, कम करने के लिए माइनस कर देंगे। तो इसे माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, है ना, तो 9V/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें देखते हुए अपनी पूरी एक एपी या पहले सीक्वेंस बनानी है, फिर देखना है कि वो एपी में है कि नहीं है। ऐसे ही हमें करते हुए एक पूरा सीक्वेंस बनाना है, फिर देखना है कि वो एपी में है या नहीं है। इतनी कहानी समझ आई। क्वेश्चन फिर से सुन लो। वो कह रहा है कि जितनी बारी हम पंप कर रहे हैं, जितनी बारी हम पंप कर रहे हैं उतनी बारी हमारी एयर 1/4 टाइम्स टोटल वॉल्यूम के कम हो जा रही है, 1/4 टाइम्स टोटल वॉल्यूम के कम हो जा रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कैसे लिखना है। तो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या बोल रहा है कि हम मान रहे हैं कि लेट द टोटल वॉल्यूम बी V। हमने मान लिया कि टोटल वॉल्यूम कितनी है, V लीटर्स है, V लीटर मान लो इसे, V लीटर। ठीक है, ये ऐसे कन्फ्यूजन आएगी, छोड़ो, V मान लो इसे, V टोटल वॉल्यूम कितनी है, V। अब जब हमने फर्स्ट पंप करा, आफ्टर फर्स्ट पंप के बाद क्या हुआ, वो कह रहा है फर्स्ट पंप के बाद जो हमारी V का है वो 1/4 टाइम्स हमारी टोटल वॉल्यूम का 1/4 टाइम्स कम हो जा रहा है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी बचेगी हमारी, रिमेनिंग एयर या रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी होगी, इस टोटल वॉल्यूम का 1/4 टाइम्स कम हो गया। तो अभी तक यहाँ तक हमने क्या करा है, इस टोटल वॉल्यूम का 1/4 टाइम्स निकाला है कि इसका 1/4 टाइम्स एक्चुअल में है कितना। अब हम कम करने जा रहे हैं, तो हम कम करने जाएंगे मतलब उसे माइनस कर देंगे, कम करने जाएंगे तो उसे माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 3V/4। ठीक है, वैसे ही आफ्टर सेकेंड पंप में क्या हो रहा है, इसका अब हमारी वॉल्यूम कितनी हो गई, इतनी, तो अब इसका 1/4 टाइम्स कम होगा। तो इसका 1/4 टाइम्स करा हमने, ये आ गया 3V/16 और इसे हमने कम कर दिया, रिमेनिंग पंप, इसे हमने क्या कर दिया, अब कम कर दिया। तो कितना बचेगा, सॉरी रिमेनिंग पंप नहीं, रिमेनिंग वॉल्यूम। तो कितना बचेगा 3V/16, 3V/4, इसमें से 3V/16 को माइनस कर देंगे। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। इसमें से जितनी हमारी वॉल्यूम बची है उसमें से जितना हमने कम करा है उतना माइनस कर देंगे, उसका 1/4 टाइम्स माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9V/16, है ना। अब वैसे ही थर्ड पंप के लिए देखते हैं। आफ्टर थर्ड पंप, फिर थर्ड पंप के बाद क्या होगा, इसका 1/4 टाइम्स, इस वॉल्यूम का 1/4 टाइम्स, तो 9V/16 इंटू 1/4, तो इट इज़ 9V/64, है ना। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस 9V/16 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64 एलसीएम और यहाँ आ जाएगा 36V माइनस 9V, और 36 में से 9 गया तो कितना बचेगा 27V/64, है ना। तो ऐसे ही करके ये हमारी सीरीज चलती जाएगी। तो पहली हमारी वॉल्यूम थी V,
तो हमारी जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है वो क्या बनी, रिक्वायर्ड सीरीज़ क्या बन गई, पहली थी v, फिर हुई 3v/4, फिर कितनी हुई, सॉरी हाँ, फिर हुई 3v/4, फिर हुई 9v/16, फिर हुई 27v/64। ठीक है, तो अभी ये हमारी सीरीज़ है, अभी क्या है, हमारी सीरीज़ है। अब इसे हमें क्या बनाना है, इस सीरीज़ को हमें एपी बताना है कि ये है कि नहीं है। तो एपी बताने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला d1 निकाल लेते हैं, कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे पहली दो टर्म्स को, तो 3v/4 माइनस v, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का v/4 हो जाएगा, है ना, माइनस का v/4 एलसीएम लेंगे। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट दो टर्म्स का कितना हो जाएगा, इन दोनों का, इन दोनों का, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 9v/16 माइनस 3v/4, तो एलसीएम आ जाएगा 4, और यहाँ बन जाएगा 9v और यहाँ बन जाएगा 12v, तो ये आ जाएगा माइनस का 3v/4। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 3v/4। तो अब देख लो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का और इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, पहली दो टर्म्स का और अगली दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस d1 इज नॉट इक्वल टू d2, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीरीज is not an AP, is not an AP, ये AP नहीं है। तो इसे नोट कर लिया जाए। पॉज करके नोट कर लो इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं करा तो इसे पॉज करके रिवाइंड करके नोट कर लेना। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज ₹50 फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। वो कह रहा है कि एक कुआं खोदने के लिए वो जब पहला मीटर खोदेगा, जो भी बंदा है जो पहला मीटर खोदेगा वो 150 रुपये देगा, वो 150 रुपये लेगा, और उसके बाद हर एक मीटर के लिए वो 50-50 रुपये ऐड करता जाएगा। मतलब अगर जैसे ये तुम्हें कुआं खोदना है ABCDE, ये 5 पॉइंट हैं और सारे 1-1 मीटर की दूरी पे हैं, सारे 1-1 मीटर की दूरी पे हैं, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, फिर ये C से लेकर D तक 1 मीटर, B से लेकर C तक 1 मीटर और A से लेकर B तक 1 मीटर, ये 1-1 मीटर की दूरी पे है। तो अब जब वो बंदा है तो जो ये पहला मीटर खोदेगा इसके लिए 150 रुपये ले रहा है, और अगले मीटर के लिए वो कितने ले रहा है, 50 रुपये, फिर अगले मीटर के लिए 50 रुपये, फिर अगले मीटर के लिए 50 रुपये, और वो इनको ऐड करता जा रहा है। ठीक है, ये कह रहा है वो कह रहा है कि पहले मीटर के लिए वो 150 रुपये ले रहा है, उसके बाद हर एक मीटर के लिए 50-50 रुपये ऐड करता जाएगा। तो इस तरीके से हमें हमारी इक्वेशन बनानी है। तो देखो कैसे बनेगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए डिगिंग की कॉस्ट कितनी होगी, तो फर्स्ट मीटर के लिए कितनी होगी, ₹150, जो कि उसने बोला ही है कि मैं 150 रुपये लूँगा। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर, सेकेंड मीटर के लिए कितनी होगी, इस 150 में वो 50 रुपये और ऐड कर देगा, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, ₹200। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर, तीसरे मीटर के लिए, तो इस 200 में वो 50 रुपये ऐड कर देगा, हर एक मीटर के लिए वो 50-50 रुपये ऐड करता जा रहा है।
तो ₹250। और वैसी कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4th मीटर के लिए, किसके लिए? 4th मीटर के लिए, तो कितना हो गया? ₹250 में वो और ₹50 ऐड कर देगा, तो इसका मतलब ₹300 हो गया। तो हमारी जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो क्या बन गई? रिक्वायर्ड सीरीज क्या बन गई? 150, 200, 250 और 300। तो अब हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये सीरीज एपी हो जाएगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये सीरीज एपी नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना, हर एक सीरीज हर एक एपी एक सीरीज होती है, पर हर एक सीरीज एक एपी नहीं होती। मतलब तुम कह सकते हो कि सीरीज हर एक एपी एक सीरीज है और हर एक सीरीज एक एपी नहीं है, ठीक है। तो अब कॉमन डिफरेंस देख लेते हो। D1 हो जाएगा 200 में से 150 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 50। फिर D2 हो जाएगा 250 में से 200 को माइनस कर देंगे तो फिर से 50 बचेगा। वैसे ही D3 हो जाएगा, जब हम 300 में से 250 को माइनस कर देंगे तो फिर से 50 हो जाएगा। तो सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 50, मतलब सब इक्वल है और किसके इक्वल है? 50 के। तो इसलिए द रिक्वायर्ड सीरीज इज एन AP। जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो क्या है? एक AP है, ठीक है। तो इसे एक नोट कर लो, इसे जो है नोट कर लो। लास्ट पार्ट करेंगे इसका और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लेना, नहीं भी नोट करा तो समझ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जाके खुद से एक बारी वीडियो रोकना और खुद से ट्राई करने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ गया क्वेश्चन। इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने अपनी शायद पार्ट 1 में कराया था। इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो के पार्ट 1 में कराया था। तो देखो क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ मनी ऑन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब वो कह रहा है कि जब आपने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट करे, 1000 नहीं 10,000, जब आपने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट करे और जब आपने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट करे 8% के रेट पर, तो आपका अमाउंट कितना हुआ? हर साल आपका अमाउंट कितना हो रहा है? जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर तुमने 100 रुपये डिपॉजिट करे बैंक में, ठीक है, और तुम्हें उस पर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 का 10% होता है 10 रुपये। तो इसका मतलब है कि अगर पहले साल में तुमने 100 रुपये अमाउंट डिपॉजिट करा है तो दूसरे साल में तुम्हारा उसमें 10 रुपये और ऐड हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपना पैसा रखना है बैंक में और उसके बाद तुम्हारा 10 रुपये उसमें अगले साल ऐड हो जाएगा। तो मतलब अब तुम्हारा अमाउंट 110 का हो गया। वैसे ही फिर तुम्हारे वो 110 रुपये में फिर 10% ऐड हो जाएगा, फिर वैसे ही वो 100 कुछ रुपये हो जाएगा, फिर वो 100 कुछ रुपये में फिर 10% ऐड हो जाएगा, तो फिर कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा ये रेट होता है और तुम्हारा वो होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल होता है जितना अमाउंट तुम बैंक में जमा कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, अपने पास से अपनी जेब से निकाल के तुम जितना अमाउंट किसी को दे रहे हो, किसी बैंक में जमा कर रहे हो, वो होता है प्रिंसिपल। रेट क्या होता है? किस दर से तुम्हारा अमाउंट बढ़ेगा। देखो यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसमें 10% रेट था तुम्हारा, क्योंकि 10% हर साल बढ़ रहा है। तो एक क्वेश्चन में बताती है कि जो भी चीज़ परसेंट में लिखी हो तो वो तुम्हारी रेट होती है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा टाइम क्या होता है? जितने साल के लिए तुम उसे रख रहे हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो वो तुम्हारा टाइम होता है, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट कह रहा है कि तुमने बैंक में अमाउंट जमा करा, पहले बैंक में तुमने प्रिंसिपल जमा करा 10,000 रुपये। तो देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रख लो। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, है ना, की पावर टाइम। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, ठीक है।
ये तुम्हारा अमाउंट का फॉर्मूला है। अब तुम अगर 1 साल के लिए अमाउंट निकाल रहे हो तो वो हो जाएगा 1, 2 साल के लिए अमाउंट निकाल रहे हो तो वो हो जाएगा 2, 3 साल के लिए 3, 4 साल के लिए 4। ठीक है, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए। तो पहले साल के लिए अमाउंट कितना होगा, देखो प्रिंसिपल तुमने जमा कितना करा 10,000 रुपये, रेट कितना था 8% है ना, और टाइम हो गया तुम्हारा 1 साल। तो ये कितना हो गया, 10,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 108/100, और ये पावर 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 108 और 00। इसे सॉल्व करोगे तो यही बनेगा। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना क्या सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसमें। ये 10 की पावर 4 मतलब 10,000 रुपये है ना, इंटू 108/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये 108 आ गया और 100 का 2 0 यहाँ लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया पहले साल के लिए। तो पहले साल में तुम्हारा इतना अमाउंट था, पहले साल में तुम्हारा इतना अमाउंट था। अब दूसरे साल में देखो फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए देखो अमाउंट कितना हो जाएगा। देखो दूसरे साल के लिए तुम्हारा, अब ध्यान से देखना, अब तुम्हारा प्रिंसिपल कितना रहेगा दूसरे साल के लिए। दूसरे साल के लिए भी तुम्हारा प्रिंसिपल रहेगा 10,000 ही। क्यों, देखो यहाँ तुमने 10,000 रुपये डाले बैंक में, ध्यान से समझना, यहाँ तुमने 10,000 रुपये डाले बैंक में। अब यहाँ से 1 साल बाद और यहाँ से 2 साल बाद गिन रहे हो ना तुम, ध्यान से सुनना, तुम्हारा प्रिंसिपल ये नहीं होगा, यही रहेगा। क्यों, क्योंकि तुम 0 साल से 1 साल फिर 2 साल गिन रहे हो। अगर तुम यहाँ से गिनोगे, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ छोटा सा। मान लो तुम्हारे पास 5 रुपए थे, ठीक है, कितने थे 5 रुपए, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि मैं हर दिन मुझे उसमें 2-2 रुपए और जुड़ते जा रहे हैं मेरे, हर दिन मेरे 2-2 रुपए जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले दिन के लिए रखे तो ये मेरे बन गए 7 रुपये, दूसरे दिन के लिए रखे तो ये मेरे बन गए 9 रुपये, ठीक है। लेकिन ये दूसरा दिन कहाँ से हुआ मेरा, ये 0 वाले दिन से। यहाँ डे कौन सा था, ये डे 0 था, यहाँ पे मैंने अपना अमाउंट रखा था, ये डे 1 है, यहाँ मेरे अमाउंट को रखे हुए 1 दिन हो गया। ये मेरा डे 2 है, यहाँ मेरे अमाउंट को रखे हुए 2 दिन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से गिनता 7 रुपये से, अगर मैं 7 रुपये से गिनता तो मेरा कितना होता, मेरा सिर्फ 1 ही दिन होता। अगर मैं 7 रुपये से गिनता, डे 1 से गिनता तो ये मेरा 1 दिन है, लेकिन मैं डे 0 से गिन रहा हूँ तो मेरा कितना है 9 रुपये। तो हमेशा प्रिंसिपल दूसरे साल के लिए क्या होगा, यही, क्योंकि इसी अमाउंट को तुम दूसरे साल कंटिन्यू कर रहे हो, इस अमाउंट को दूसरे साल कंटिन्यू कर रहे हो, इस अमाउंट को कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, ये 1 + 8/100, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, का स्क्वायर, दूसरा साल है ना तो स्क्वायर। तो फिर से ये क्या बन जाएगा, इंटू 108 का स्क्वायर, है ना, 108 का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 108/100। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 108/100। तो ये क्या बन गया, इनका स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये भी स्क्वायर खोलोगे तो 10,000 ही बन जाएगा, ये 10,000 है। तो ये कितना हो गया, 108 का स्क्वायर। वैसे ही अगला देखोगे थर्ड ईयर के लिए, फॉर थर्ड ईयर तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो तुम्हारा 10,000 ही है, और ये कितना बन जाएगा 108/100 का क्यूब, है ना। तो क्या बन जाएगा 10,000 इंटू 108 का क्यूब, और ये 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 100 के आगे 6 0, ठीक है, 1 के आगे 6 0। तो 10,000 से 10,000 तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 108 का क्यूब अपॉन 100। तो यहाँ पे देखो जो तुम्हारी सीरीज़ बनेगी वो सीरीज़ कैसी बनेगी, सबसे पहले साल में तुम्हारा हुआ 10,800, दूसरे साल में तुम्हारा हुआ 108 का स्क्वायर, तीसरे साल में तुम्हारा हुआ 108 का स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि हमें इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा,
क्योंकि 108 का स्क्वायर होगा कुछ और उसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ अलग आएगा। फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है तो जाहिर सी बात है कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। तो सिंस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिंस D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3, देयरफॉर required series is not in AP, required series is not in AP, जो required series है वो AP में नहीं है। तो इसे पॉज करके नोट कर लो। ध्यान देने वाली बात इसमें सिर्फ ये अमाउंट का है, अमाउंट का फॉर्मूला या ये अमाउंट जो है वो है कि वो कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसे पॉज करके नोट कर लो। तो होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग।